Hello everyone, I am Shreya welcoming you to Adda 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our previous chapter that is State of Matter. And State of Matter हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 है. प्यारे बच्चे, हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें तो डिस्कस कर चुके हैं. अब कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे. देख लेते हैं वो कौन कौन से टॉपिक है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और वो कौन सा टॉपिक होने वाला है जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो बच्चे, लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बताया कि कौन कौन से आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं. यानी स्टेट ऑफ मैटर में स्टेट की कौन कौन सी मैटर होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो इन स्टेट्स में यानी इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं, किस तरीके से वो इंटरैक्ट करते हैं, ये सब हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया. लेक्चर नंबर 2 में मैंने गैशियस लॉस के बारे में बताया कि आपका वॉइस लॉ क्या होता है, चार्लीज लॉ क्या होता है, गैलुसॉक लॉ क्या होता है, आइडल गैस इक्वेशन क्या होती है. तो ये सभी चीज़ें हम लोगों ने एक लॉन्ग टर्म में स्ट्रेंथ में डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें मैंने आपको ग्राफ्स भी बताए थे कि किस तरह से आप सभी गैशियस लॉ के ग्राफ्स को प्लॉट कर सकते हो. अब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट काइनेटिक एनर्जी, डाल्टन लॉ ऑफ प्रेशर एंड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस. बच्चे, क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी, क्या है डाल्टन प्रेशर एंड क्या है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, इन तीनों को डिस्कस करेंगे. बट सिस्टमेटिकली अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर को डिस्कस करेंगे. तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए देख लेते हैं क्या है डाल्टन प्रेशर. डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमारा सबसे पहला टॉपिक. बच्चे, अगर इस टॉपिक की शुरुआत करें तो इसका जो फॉर्मुलेशन है यानी इसका जो इन्वेंशन है, इस थ्योरी का जो खोज है वो किसने किया था, जॉन डाल्टन ने किया था. जॉन डाल्टन ने अपनी एटम्स के लिए भी एक थ्योरी दी थी, उसी पर बेस्ड है आपकी पार्शियल प्रेशर की थ्योरी. John Dalton's theory state that the total pressure exerted by the mixture of non-reactive gases, किसी non-reactive गैस पर जो आपका टोटल प्रेशर है वो exert होता है. क्या बोला कि टोटल प्रेशर exert by the mixture of non-reactive gas. जो non-reactive gases है जो किसी सिलेंडर में भरी हुई हैं वो क्या कर रही हैं, अपना एक प्रेशर कंटेनर पे लगा रही है जिसमें कि वो भरा हुआ है, is equal to the sum of partial pressure of individual gas. और ये जो आपका प्रेशर जो कि नॉन रिएक्टिव गैसेस कंटेनर की वॉल पर लगा रही हैं, मान लो ये कंटेनर की वॉल है और इस पे आपकी नॉन रिएक्टिव गैसेस प्रेशर लगा रही हैं, तो ये अगर मान लो प्रेशर P है, ठीक है, और इन गैसेस का पार्शियल प्रेशर मान लो P1, P2, P3 है, तो ये किसके बराबर है, ये इन पार्शियल प्रेशर्स के बराबर है. क्लियर, इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस. मान लो पहली गैस का पार्शियल प्रेशर P1 है, दूसरी गैस का पार्शियल प्रेशर P2 है, तीसरी गैस का पार्शियल प्रेशर P3 है, तो इन तीनों का जो सम है वो है टोटल P. यानी जितने भी आपकी गैसेस हैं उनका टोटल प्रेशर है P. क्लियर, और ये किसके बराबर है, नॉन रिएक्टिव गैसेस जो कि कंटेनर की वॉल पर प्रेशर लगा रही हैं, ये उसके बराबर जाएगा. क्लियर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. इसका मतलब ये हुआ द प्रेशर्स विच दीज गैसेस वुड एक्सर्ट, वो प्रेशर जो कि ये गैसेस दीवार पर लगा रही हैं, इफ दे वर इनक्लोज्ड सेपरेटली, अगर इनको अलग अलग कंटेनर में फिलअप कर दिया जाए तो क्या होगा, अंडर द सेम वॉल्यूम एंड सेम कंडीशन या फिर सेम टेम्परेचर, तो ये जो आपके मिक्सचर ऑफ गैस है ये अपने इनका इंडिविजुअल प्रेशर आपका क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर कहलाएगा. मतलब हर नॉन रिएक्टिव गैस का एक अपना पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर होता है. क्लियर, और उसी का अगर हम सम कर देंगे तो वो आपकी टोटल मिक्सचर के एक्सर्टेड प्रेशर के इक्वल होगा. मतलब ये हुआ कि जो आपका P टोटल आएगा वो आपका क्या आएगा गाइस, पहली गैस का पार्शियल प्रेशर प्लस दूसरी गैस का पार्शियल प्रेशर प्लस तीसरी गैस का पार्शियल प्रेशर. कब, जब आपकी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है. क्लियर. नेक्स्ट देखो बच्चे,
वेयर, अब यहाँ पर आपका टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैस क्या होगा, P, क्या होगा, P, क्लियर। और वहीं पर P1, P2, P3 की बात करें तो बच्चे ये आपकी गैस का पार्शियल प्रेशर है। क्या है, ये आपकी गैस का पार्शियल प्रेशर है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, गैसेस आर जनरली करेक्टेड ओवर द वाटर एंड देयरफॉर दीज आर मॉइस्ट। जो हमारी गैसेस होती हैं वो जनरली क्या करती हैं, वो आपकी जनरली वाटर के ओवर में कनेक्टेड होती हैं, है ना, क्या होती है, वाटर के ऊपर कलेक्टेड होती हैं। इसी वजह से हमारी जो गैसेस है वो मॉइस्चर्स में भी, आपको मॉइस्चरस स्टेट में भी दिखाई देंगी या फिर वेपर फेज में भी दिखाई देंगी। प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग। अगर आपको किसी ड्राई गैस का प्रेशर निकालना है तो कैसे निकालोगे, जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे वेपर प्रेशर को, पानी के वेपर प्रेशर को अगर आप माइनस कर दोगे टोटल प्रेशर में से, जो आपकी मॉइस्चर गैस है उसके टोटल प्रेशर में से आप क्या करोगे, वेपर प्रेशर को माइनस कर दोगे, है ना। मैं लिख देती हूँ, प्रेशर ऑफ मॉइस्चर गैस माइनस किसके होगा, वेपर प्रेशर के, किसके, वेपर प्रेशर की, क्लियर। विच कंटेन्स वेपर प्रेशर ऑल्सो, जो कि आपका वेपर प्रेशर रखता है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय सैचुरेटेड वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। जो आपका प्रेशर है जो सैचुरेटेड वाटर वेपर पे एक्सर्ट हो रहा है या फिर लग रहा है, वो आपका एक्वस टेंशन कहलाता है। यानी अगर आपका पानी है उस पर लगने वाला जो एक प्रेशर है ना, जो एक प्रेशर लग रहा है उसे हम क्या कहते हैं, एक्वस टेंशन कहते हैं। नेक्स्ट देखो, एक्वस टेंशन ऑफ वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर आर गिवन इन टेबल। क्योंकि बच्चे देखो अलग अलग टेम्परेचर पर हमारा जो वाटर पे लगने वाला प्रेशर होगा वो भी तो अलग अलग होगा ना। अगर लगने वाला प्रेशर अलग अलग है तो ऑफ कोर्स आपका एक्वस टेंशन भी अलग अलग होगा। तो चलिए देख लेते हैं किस टेम्परेचर पर क्या होती है आपकी प्रेशर की क्वांटिटी। अगर बात करें 273 डिग्री की, यानी आइडियल टेम्परेचर की बात करें तो गाइज लगने वाला प्रेशर भी आपका 0.026 होता है, ठीक है, क्या होता है, 0.026। वहीं पर 283.15 टेम्परेचर की बात करें तो गाइज लगने वाला प्रेशर आपका 0.295 होता है। 288 टेम्परेचर पर लगने वाला प्रेशर 0.331 होता है, क्लियर। ऐसे ही 291 की अगर बात करें तो गाइज 291 केल्विन पर लगने वाला प्रेशर 0.372 होता है। वहीं पर अगर 293 की बात करें तो गाइज लगने वाला प्रेशर 0.0418 होता है। अब आपने इसमें क्या चीज़ देखी, देखो जरा कि आपका जो आइडियल टेम्परेचर है उस पर लगने वाला प्रेशर कितना कम है, क्लियर, ठीक है, ठीक है जी। तो ये थी हमारी टेबल। अब बच्चे हमेशा ध्यान रखना, हमने बोला प्रेशर ऑफ ड्राई गैस हमको कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस निकालने के लिए आप पी टोटल में से एक्वस टेंशन को या फिर वेपर प्रेशर को माइनस कर दोगे, क्लियर। तो आपका क्या आ जाएगा, ड्राई प्रेशर आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्शियल प्रेशर इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के टर्म में हम पार्शियल प्रेशर को कैसे लिखेंगे। अभी तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल इसका एक पी टोटल इक्वल टू P1 P2 P3 करके आपको बता दिया था। अब हम बात करते हैं कि इसी को अगर हम मोल फ्रैक्शन में लिखना चाहें किसी गैस के लिए तो कैसे लिखेंगे। बच्चे मान लेते हैं कि एक टेम्परेचर है T जिस पर 3 गैसेस आपकी मिलाई जा रही हैं। 3 गैसेस इनक्लोज इन द वॉल्यूम V। एक वॉल्यूम V पर आपकी 3 गैसेस मिलाई जा रही हैं, तो आपका पार्शियल प्रेशर P1 P2 P3 क्या होगा, देखो जरा देख लेते हैं। देखो हमें पता है कि आपकी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV बराबर nRT, है ना, क्या होती है, PV बराबर nRT। तो अगर यहाँ से हम P की वैल्यू निकाल दें तो क्या आ जाएगी, nRT अपॉन P, है ना। तो अब पहली केस के लिए अगर हम निकालें तो क्या आएगा, P1 nRT1 P1, ठीक है। अब इसमें से कुछ चीजें आपके क्या रहेंगी, कांस्टेंट जाएंगी, है ना, कुछ चीजें तो आपकी कांस्टेंट जाएंगी। तो कांस्टेंट कौन कौन सी है पहले ये देख लेते हैं। तो गाइज हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, आपके नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट है,
सॉरी नंबर ऑफ मोल आपके गैस के हिसाब से बदलते जाएंगे, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। सिर्फ आपके क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट है, टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है, और आर भी हमारा कांस्टेंट है, राइट। चलो अब देख लेते हैं इसके हिसाब से। P1 क्या जाएगा, N1RT ओवर B, है ना, N1RT ओवर B, ठीक, क्या आएगा, N1RT ओवर V, यहाँ पे V होगा ना, PV अपॉन RT, V चला गया। अब देखो P2 के लिए क्या आएगा, N2RT अपॉन V। P3 गैस के लिए आपका क्या प्रेशर आएगा, N3RT अपॉन V। तो गाइज P1, P2, P3 तीनों के लिए जो आपके पार्शियल प्रेशर्स की वैल्यू है वो आपकी है N1RT ओवर V, N2RT ओवर V, N3RT ओवर V। अगर इसमें से हम RT ओवर V को कॉमन ले लें तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3, राइट। देखो जरा, अब मैंने क्या किया, टोटल P वेयर N1, N2, N3 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, ये बात हमको पता है। तो अब बताओ कि टोटल प्रेशर आपका क्या होगा। तो गाइस टोटल प्रेशर क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 होगा। तो P बराबर क्या होगा, N1RT ओवर V प्लस N2RT ओवर V प्लस N3RT ओवर V। तो RT ओवर V को अगर आपने कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3 आ जाएगा, ठीक है। तो गाइज अगर ये N1 प्लस N2 N3 आ गया तो हम अगर इन दोनों को इक्वल रख दें तो आपका क्या वैल्यू आएगा, P ओवर P टोटल बराबर क्या आ जाएगा, N1 ओवर N1 प्लस N2 प्लस N3 R TV ओवर RT1। अब ये तो आपका कट जाएगा तो क्या रह गया, N1 ओवर N1 प्लस N2 प्लस N3। अब देखो ये N1 प्लस N2 प्लस N3 किसके बराबर होता है, N के बराबर। ये किसके बराबर है, टोटल नंबर ऑफ N के बराबर। तो हमने इसको टोटल नंबर ऑफ N लिख दिया, तो N1 ओवर N इक्वल टू क्या आ गया, हमने इमेजिन कर लिया कि जो आपका N1 ओवर N है ये आपके पहले गैस का मोल फ्रैक्शन है। क्या है, पहले गैस का मोल फ्रैक्शन है, क्लियर। तो गाइज अब आप देखो कि हमने N की वैल्यू N1, N2 और N3 इक्वल टू हमने क्या रख दिया है, N। तो N आपके किसके बराबर आ गया, मोल फ्रैक्शन के, पहली गैस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर XI क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस। क्या कहलाएगा, X1 आपका मोल फ्रैक्शन फर्स्ट गैस का कहलाएगा। तो इसलिए अब इस प्रकार क्या हो जाएगा कि आपका जो PI है यानी P1, अगर हम नॉर्मल बोलें तो P1 आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 के बराबर होगा, यानी जितने आपके नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ही आपका पार्शियल प्रेशर लग रहा होगा, क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई। सिमिलरली फॉर 2 अदर गैसेस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, P2 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2, P3 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 3, राइट, यही तो लिख सकते हैं। तो गाइज अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें, जनरल इक्वेशन क्या आएगी, P1 बराबर मोल फ्रैक्शन P टोटल, क्या आएगी, XP, है ना, ईटा P। तो क्या आएगा, P1 बराबर X1 P। यहाँ पे X1 हम किसको इंडिकेट कर रहे हैं, इसको गाइज ईटा भी बोल सकते हो, ये आपका होता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप क्या बोलना चाहते हो, ठीक। नेक्स्ट देखो, वेयर PI और XI आर पार्शियल प्रेशर। अगर आपका PI जो है वो और XI क्या है, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन है किसी गैस के, तो फिर आपकी नॉर्मल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P ईटा P टोटल, PI इक्वल टू XI P टोटल आपका फॉर्मूला आ जाएगा। इफ द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस इज नोन, अगर आपके किसी गैस के टोटल जैसे मान लो अगर 3-4 गैसेस मिली हुई हैं तो उनका मिक्सचर जो होगा उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो भी तो अलग होगा ना, वो भी तो हर इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा, है ना। तो बस वही हमने लिखा है, इफ द प्रेशर ऑफ टोटल मिक्सचर ऑफ गैसेस नोन, देन आपकी इक्वेशन को हम इंडिविजुअली कैसे निकाल सकते हैं, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइज इंडिविजुअली अगर आपको इसकी रिएक्शन निकालनी है तो हम इससे कैसे लिखेंगे, P1 ईटा 1 P टोटल, ठीक है, ऐसे P2 ईटा 2 P टोटल, नेक्स्ट P3 ईटा 3 P टोटल, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर स्पीड। गाइस चलो इसके बारे में भी देख लेते हैं।
बच्चे काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं और फिर उसकी मॉलिक्यूलर स्पीड की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताओ काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। देखो, अगर मान लो मैंने कोई आपकी बॉल नीचे है, उसको नीचे से ऊपर तक उठाया, तो नीचे से जब ऊपर तक आई तो वो तो उसकी हो गई काइनेटिक एनर्जी। या फिर आपने कोई बॉल फेंकी तो दिस इज हिज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, वो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। बट अगर मैंने कोई बॉल नीचे से ऊपर उठाई और उसे रोक दिया तो इसका मतलब ये कौन सी हो गई ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। क्लियर, डिफरेंस समझ में आया। जब तक आपने गति करी तब तक वो काइनेटिक, जब वो रुक गई और उसमें जो एनर्जी आपकी एग्जर्ट हुई वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया। ऊपर से नीचे तक आने में एक उसने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम किया ना। जब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम किया तो पक्की बात है उसके अंदर कुछ एनर्जी एग्जर्ट हुई एंड यस वही एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो अब आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा, है ना। चलिए इस बात को समझें। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस रिमेन इन कॉन्टिन्यूस मोशन। जो आपके गैस मॉलिक्यूल हैं गैसेस के, वो आपके मोशन में कॉन्टिन्यूस मोशन में रहते हैं। सही बात है, हमारे जितने भी गैसेस हैं उनमें आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जिगजैग मोशन करते हैं। क्या करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं, यानी मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस रिमेन इन कॉन्टिन्यूस मोशन। ऑप्शन नंबर 2.2 क्या कह रहा है, वाइल मूविंग दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर। जब ये कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ तो क्या करते हैं, वाइल मूविंग दे कोलाइड विद ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। जब ये मूव करते हैं तो क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, और किसके साथ, कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड करते हैं। मान लो कोई आपका कंटेनर है जिसमें आपकी गैस भरी हुई है और ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, जिगजैग मोशन करेंगे। अब ये जो जिगजैग इनका मोशन है इसमें ये मॉलिक्यूल से तो टकराएंगे, साथ में ये उस बर्तन की दीवार से भी टकराएंगे। समझ पा रहे हो। दिस इज द रिजल्ट ऑफ चार्जिंग देयर स्पीड्स। मतलब अब जब ये कोलिजन हुआ तो या तो स्पीड बढ़ेगी या फिर कम होगी, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द कोलिजन, ठीक है। दिस इज द रिजल्ट इन चेंज देयर स्पीड। इसका मतलब ये हुआ कि इससे इसकी स्पीड चेंज होगी और एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। मान लो, इमेजिन करो कि आपका कोई मॉलिक्यूल, मान लो कि आपका कोई मॉलिक्यूल है जो कि मैं कैसे बताऊं, मान लो ये है, ठीक है। अब ये बहुत तेजी से, मान लो कोई पार्टिकल है और ये जा रहा है और दीवार से टकराया। तो जब ये दीवार से टकराया तो इसने क्या किया, अपनी एनर्जी का ट्रांसफर किया। समझ पा रहे हो, जिससे भी टकराएगा एनर्जी का ट्रांसफर किया। मतलब ये हुआ कि अगर ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है या फिर दीवार से टकराता है तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। समझे बच्चे, क्या होता है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कितनी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है ये डिसाइड करेगा आपके मॉलिक्यूल्स की स्पीड पे। किसको डिसाइड करेगा, कि आपके जो मॉलिक्यूल्स की स्पीड है उसको आपका डिसाइड करेगा। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो द स्पीड एंड एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस एट एनी इंस्टेंट आर नॉट सेम। और जब आपकी स्पीड तेज होगी या फिर आपके मॉलिक्यूल का कोलिजन तेज होगा तो फिर आपके जो एनर्जी चेंज है या फिर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अलग अलग होगा, वो कभी इक्वल नहीं होगा। अब वो किस पर डिपेंड करेगा, वो कोलिजन पर डिपेंड करेगा कि हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन कितना तेज या फिर कितना कम हुआ था। तो इसी वजह से जब भी आपकी स्पीड और एनर्जी की बात होती है मॉलिक्यूल्स की तो वो आपके गैसियस स्टेट में कभी सेम नहीं होती। क्लियर। Thus, we can obtain only average value of speed of molecule। और इससे सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपके पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की स्पीड या फिर एनर्जी है उनका सम करके हम एवरेज स्पीड को निकाल सकते हैं। If there are n number of molecules in a sample, then their individual speed are u1। तो इसकी इंडिविजुअल स्पीड क्या है, u1। और अगर हम इसकी एवरेज स्पीड की बात करें तो गाइज इसकी एवरेज स्पीड क्या हो सकती है, u। क्या हो सकती है, u। अगर देखो बहुत सारे मॉलिक्यूल की बात करें तो u1, u2, u3 ऐसे करके भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ गैसेस की बात करें तो गाइज उनकी स्पीड क्या होगी,
U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट डॉट डॉट, मान लो कि UN आपने मॉलिक्यूल की स्पीड को निकाला, तो UN, ठीक है, टोटल हम एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने नंबर्स को आप ऐड करते हो उनमें से ही आप डिवाइड कर देते हो। तो यस, हमने डिवाइड कर दिया, तो आपका क्या आ गया, स्पीड का एवरेज आ गया, यानी U एवरेज इक्वल टू U1 प्लस U2 डॉट 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 UN अपॉन कैपिटल N। क्लियर। नेक्स्ट देखो, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन हैव शोन दैट एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ गैस। अब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ने क्या किया कि इसी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट आपका और मॉलिक्यूलर स्पीड पर डिपेंडेंट आपका जो स्पीड है मॉलिक्यूल्स की, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो किया। ठीक है, मैक्सवेल ड्राइव्स अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मैक्सवेल ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया जिससे कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं उनको कैलकुलेट किया जाए, किसके लिए, फॉर पर्टिकुलर स्पीड, किसी एक मॉलिक्यूल की पर्टिकुलर स्पीड के लिए कैलकुलेट किया जाए, किसको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के स्पीड को कैलकुलेट किया जाए। क्लियर। अब इस पिक्चर को हम देखेंगे और इसमें समझेंगे। गाइज देखना जरा, ये है आपका टेम्परेचर T1 के लिए कर्व और ये है आपका टेम्परेचर T2 के लिए कर्व। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो आपका कर्व है, ठीक है ना, ये जो आपका सिमेट्रिक प्लॉट है, किसके लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस मॉलिक्यूलर स्पीड के लिए, किसके लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी N के लिए और वर्सेस स्पीड के लिए। तो गाइज क्या आएगा टेम्परेचर T1 और T2 पर, देखो जरा, टेम्परेचर T1 पर आपका ये कर्व आ रहा है और ये आपकी है क्या, पीक, यानी क्रिटिकल टाइम या फिर कहना चाहिए हाइक। ठीक है, जहां पर आपका जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर। T1 पर सबसे ज़्यादा स्पीड आपका कहाँ होगा, इस पॉइंट पर होगा, जिसे हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यानी UMP। क्लियर। गाइज इसे हम एवरेज स्पीड भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो T1 की स्पीड है या फिर T2 की स्पीड है, यहाँ पर जाकर एवरेज होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसी तरीके से T2 के लिए भी जहाँ पर आपका हाइक होगा, है ना, यहाँ पर आपका पीक होगा, वहाँ पर आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मानी जाएगी या फिर निकाली जाएगी। क्लियर। तो ये आपका T1 T2 के लिए हो गया, स्पीड दिखा दिया मैंने। दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड शोन इन द प्लॉट मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ स्पीड। अब देखो ये है आपका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का स्पीड ग्राफ, जिसमें T1 के लिए आपका जो स्पीड आया है वो आपके T2 से ज़्यादा आया है। मतलब अगर आपका T2 का टेम्परेचर ज़्यादा है और T1 का टेम्परेचर कम है, तो आपका आने वाला जो स्पीड है वो T1 का कहाँ पर होगा, ज़्यादा एज कंपेयर टू T1। क्लियर। नेक्स्ट देखो, दिस ग्राफ शोज, क्या क्या शो करता है, डेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पॉजेसिंग वेरी हाई एंड वेरी लो स्पीड इज वेरी स्मॉल। जो आपका ग्राफ है ये क्या शो करता है कि जो आपके मॉलिक्यूल की स्पीड है वो बहुत हाई है और बहुत लो है। क्या है, बहुत हाई है और बहुत लो है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द मैक्सिमम इन द कर्व रिप्रेजेंट, जो आपका कर्व का मैक्सिमम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड। ठीक है, पॉजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। क्या बोला कि जो आपका कर्व है ना, ये जो कर्व है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो आपके मैक्सिमम कर्व को शो कर रहे हैं या फिर मैक्सिमम कर्व डेविएशन शो कर रहे हैं। गाइज जो आपका ये मैक्सिमम कर्व डेविएशन है इसको हम क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यानी UMP। ठीक है, दिस इज वेरी क्लोज टू एवरेज स्पीड और ये आपकी एवरेज स्पीड के लगभग बराबर होती है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड विल इंक्रीज, आपकी जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो भी बढ़ती जाती है। क्लियर। ऑल्सो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ब्रॉडन हायर टेम्परेचर, और इसी वजह से जो आपका स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो भी क्या होता जाता है, हाई टेम्परेचर पर होता जाता है और बड़ा होता जाता है यानी फैलता जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो,
स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो डिपेंड ऑन मास ऑफ मॉलिक्यूल। जो आपके स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन है कि आपके T1 टेम्परेचर पर इतनी स्पीड जाएगी, T2 टेम्परेचर पर इतनी स्पीड जाएगी, ये किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चे? हमेशा ध्यान रखना कि ये आपके मॉलिक्यूल के मास पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एट द सेम टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हम सेम कर दें तो हम क्या देखेंगे? गैस मॉलिक्यूल विद हैवियर मास, गैस मॉलिक्यूल विद हैवियर मास स्लोअर स्पीड। जैसे जैसे आपके मॉलिक्यूल का, गैस मॉलिक्यूल का वेट बढ़ता जाएगा, उसकी स्पीड स्लो होती जाएगी। क्यों होती जाएगी स्लो? क्योंकि ये अपना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का बिहेवियर शो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बताएं तो एट द सेम टेम्परेचर लाइटर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मूव फास्टर देन क्लोरीन एटम। क्यों? क्योंकि जो आपका नाइट्रोजन एटम होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। इसी वजह से जब आप सेम टेम्परेचर पर नाइट्रोजन और क्लोरीन का अगर इस कंपटीशन करा दो तो आप ये देखोगे कि नाइट्रोजन बहुत तेजी से फ्लो होगी एज कम्पेयर टू क्लोरीन। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, हैंस एट एनी गिवन टेम्परेचर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हैव हायर वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड देन द क्लोरीन मॉलिक्यूल। और जब आपके नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की स्पीड तेज होगी तो ऑफ कोर्स उसका मोस्ट प्रोबेबल यानी UMP की वैल्यू भी क्लोरीन से ज़्यादा होगी। क्लियर? तो अगर मैं इस पिक्चर की बात करूं तो यहाँ पर आपकी UMP की वैल्यू किसके लिए आएगी? बताओ किसके लिए आएगी? टेम्परेचर दोनों के लिए अगर हम T कर दें, कॉमन टेम्परेचर है T, इसके लिए भी इसके लिए भी, तो हमारा पहले कौन भागेगा? बताओ पहले कौन भागेगा? क्लोरीन या फिर आपका वो नाइट्रोजन? तो यस गाइस, नाइट्रोजन आपकी पहले भागेगी एज कम्पेयर टू क्लोरीन। नेक्स्ट देखो, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज नोन बाय द एक्सप्रेशन K इज इक्वल टू हाफ mv² या फिर हाफ mu²। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन? हाफ mu², है ना। इस प्रकार वी वांट टू नो एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या कर सकते हैं? एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी को निकाल सकते हैं जो आपके हाफ mu² के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? हाफ mu² के बराबर होता है। फॉर द मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन, और ये आपके किसी स्ट्रेट गैस पार्टिकल के स्ट्रेट लाइन के मूवमेंट के लिए माना जाता है, ठीक है। आर रिक्वायर द वैल्यू ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर स्पीड्स। जो आपका आर है वो उसकी वैल्यू किसके लिए है? मीन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट U² की बात करें तो ये सभी मॉलिक्यूल्स के लिए, मतलब अगर हम U² बार निकालें तो गाइस ये किसके बराबर होगा? ये आपके सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड के स्क्वायर के, है ना, स्क्वायर के एवरेज के बराबर होगा। समझे? मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको स्क्वायर रूट स्पीड लिख सकते हैं, है ना, स्पीड ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द मीन स्क्वायर स्पीड, जिसे कि हम मीन स्क्वायर स्पीड भी कहते हैं, इज द डायरेक्ट मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और ये आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? U² जो है आपका वो आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। इफ वी टेक द स्क्वायर रूट इन द मीन स्क्वायर रूट speed, then we get the value of speed which different from the most probable speed और average speed। जो आपके स्क्वायर रूट की स्पीड है ना, या फिर स्पीड का स्क्वायर है, वो किससे डिफरेंट होगा? वो आपकी UMP से डिफरेंट होगा। किससे? UMP से डिफरेंट होगा, या फिर UMP से अलग जाएगा, और इवन एवरेज स्पीड के भी अलग जाएगा। क्यों? क्योंकि गाइज जो आपका URMS होता है वो आपके स्क्वायर रूट स्पीड के रूट के इक्वल होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड आर गिवन बाय द एक्सप्रेशन एज दिस। तो जो आपकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड है उसका फॉर्मूला क्या आएगा? URMS बराबर √U² बार। नेक्स्ट देखो, रूट मीन स्क्वायर स्पीड यानी एवरेज स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हैव फॉलोइंग रिलेशन। जो आपकी एवरेज स्पीड है या फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो अपना ये रिलेशन शो करती है। क्या रिलेशन है? URMS इज ग्रेटर देन U एवरेज इज ग्रेटर देन UMP, ठीक।
नेक्स्ट देखो द रिलेशन बिटवीन 3 स्पीड। अब जो 3 स्पीड का रिलेशन है वो क्या है, UMP रेशियो U एवरेज रेशियो URMS। ठीक, क्या हो जाएगा 1 रेशियो 1.1 रेशियो 1.2। ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या आती है, UMP आपका होता है 1 के बराबर, इसका रेशियो एवरेज के साथ होता है 1 रेशियो 1.2 और URMS के साथ हो जाता है 1 रेशियो 1.12 रेशियो 1.22। बहुत छोटा सा डिफरेंस है और ये आपका कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गाइस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। क्या है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि अब हम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक थ्योरी की बात करेंगे कि हमारे गैसेस की जो मॉलिक्यूल हैं वो अपनी काइनेटिक्स को कैसे शो करते हैं। चलिए देख लेते हैं। वंस द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट इस्टेब्लिश, जब आपका एक बार पूरा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट इस्टेब्लिश हो गया तो साइंटिस्ट के दिमाग में कुछ सवाल गूंज रहे थे कि ये जो हमारी गैसेस हैं कि जो आपकी भारी गैसेस हैं वो स्लो ट्रैवल कर रही हैं, लो गैसेस हाई ट्रैवल कर रही हैं, गैसेस लॉ में अपना चार्लीज लॉ अपने रूल्स बता रहा है, बॉयल्स लॉ के थ्रू अपने रूल्स हैं, यानी कुछ अलग अलग सर्टेन कंडीशंस पर वो अपने अलग अलग बिहेव शो कर रही हैं, राइट। अब इसका डिस्कशन यहाँ से शुरू हुआ, जैसे कि गाइज गैसेस लॉ हेल्प अस टू प्रिडिक्ट दैट प्रेशर इंक्रीज। पहला क्या चीज़ इससे पता चली, जितने भी अभी तक आपने गैस लॉ पढ़े या फिर काइनेटिक थ्योरी पढ़ी, इससे पहली बात ये पता चली कि जो आपका प्रेशर है वो इंक्रीज होता है कब, व्हेन वी कंप्रेस गैस। जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है, क्लियर। बट वी वुड लाइक टू नो व्हाट हैपन एट मॉलिक्यूलर लेवल। बट हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या होता है मॉलिक्यूलर लेवल पर जब एक गैस कंप्रेस करती है। क्या बोला कि जब एक गैस मॉलिक्यूलर लेवल पर कंप्रेस करती है तो क्या होता है। अब इसको जानने के लिए हमने क्या किया है, मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का डिस्कशन किया है। नेक्स्ट है गाइज द थ्योरी दैट अटेम्प्ट टू इंक्रीडेट द बिहेवियर ऑफ गैस। अब एक ऐसी थ्योरी जो कि गैस के बिहेवियर की स्टडी कर रही है गाइज, इसे हम कहते हैं एज अ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी या फिर मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें एज्यूम करेंगे और कुछ चीज़ें आप अपनी पोस्टुलेट्स में रखेंगे। तो बच्चे पहला पोस्टुलेट्स क्या था कि दीज आर रिलेटेड टू द एटम एंड मॉलिक्यूल विच कैन नॉट सीन, कि जो आपके गैस के एटम्स हैं उनको हम देख नहीं सकते, उनके मॉलिक्यूल्स को हम नहीं देख सकते। इसका मतलब ये है कि जो आपका ये गैसियस मॉडल है ये एक माइक्रोस्कोपिक मॉडल है। क्या है, माइक्रोस्कोपिक गैसियस मॉडल है, क्लियर। नेक्स्ट देखो गैस कंसिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल। जो हमारी गैसेस हैं वो अपने बहुत सारे आइडेंटिकल पार्टिकल्स को रखते हैं, जैसे कि आपका एटम है, जैसे कि आपका मॉलिक्यूल है, दैट आर सो स्मॉल एंड सो फार अपार्ट ऑन द एवरेज, और जो कि आपका बहुत छोटा और बहुत दूर है किससे, अपनी एवरेज, जो उनका गैसेस का एवरेज आया है उसके, क्लियर। मतलब जो आपने गैसेस की पार्टिकल्स का नंबर्स का निकाला नहीं था, n/n+1 n1 + n2 + n3, है ना, इसके बहुत दूर है। दैट इज एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब जो आप थ्योरेटिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल रहे हो और जो आपका एक्चुअली प्रैक्टिकली है उनमें जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। और गाइज ये जो आपका नंबर मॉलिक्यूल्स के नंबर का जो डिफरेंस है उसको आप निग्लेजिबल कर सकते हो कब, एक पर्टिकुलर कंडीशन पर, ठीक है। कब कर सकते हो कि अगर आपका स्पेस एम्प्टी हो, ठीक है, या फिर आपका जो मास है वो एज अ पॉइंट मास के रूप में कंसीडर किया गया हो, क्लियर। नेक्स्ट है दिस एजम्पशन एक्सप्लेन द ग्रेट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस, और इस एजम्पशन ने गैसेस की ग्रेट कंप्रेसिबिलिटी को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट है पार्टिकल ऑफ अ गैस
आर ऑलवेज कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन। जो आपके गैस के पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं और रैंडम मोशन में होते हैं। इफ द पार्टिकल वर एट रेस्ट, अगर आपका पार्टिकल रेस्ट पर है, एंड ऑक्यूपाइड फिक्स्ड पोजीशन, और अपनी फिक्स्ड पोजीशन को रखता है, देन अ गैस वुड हैड अ फिक्स शेप। तो आपका जो गैस है वो क्या करेगा, फिक्स शेप को रखेगा। बच्चे आप समझो, अगर एक पार्टिकल है वो आपका फिक्स मतलब रेस्ट पर है और उसकी पोजीशन भी फिक्स हो गई, तो उसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपके सॉलिड अपना एक फिक्स शेप रखते हैं वैसे आपके गैसेस भी अब रखना शुरू कर देंगे। वो गैसेस अपना फिक्स शेप क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उनके जो एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं वो तो इधर उधर भाग रहे हैं ना, जिगजैग मोशन कर रहे हैं, वो रुके कहाँ रहे हैं, क्लियर, जो कि आपका एब्जॉर्ब नहीं किया गया। ठीक, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ अ गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। उन्होंने क्या देखा कि जो आपका साइंटिस्ट ने देखा या फिर मैक्सवेल ने देखा कि जो हमारे गैसेस हैं उनके पार्टिकल्स में एक सर्टेन या फिर एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी तरीके का कोई अफेक्शन नहीं होता। ठीक है, द सपोर्ट ऑफ दिस एजम्पशन कम फ्रॉम द फैक्ट ऑफ द गैस दैट, अब ये जो आपका एजम्पशन था कि एक किसी भी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर या फिर प्रेशर पर हमारी गैसेस कोई भी अफेक्शन नहीं लगाती हैं, इसने एक नई थ्योरी को डिस्कवर किया। क्या थी वो नई थ्योरी, उन्होंने ये बताया कि हमारी गैसेस जो हैं वो आपकी फ्रीली एक्सपेंड करती हैं और अपने फ्री स्पेस में ऑक्यूपाई रह सकती हैं या फिर अवेलेबल रह सकती हैं। क्लियर, पार्टिकल ऑफ अ गैस आर ऑलवेज कांस्टेंट। जो आपके गैस के पार्टिकल हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, एंड रैंडम होते हैं और मोशंस में रैंडम होते हैं। क्लियर, इफ द पार्टिकल वर एट रेस्ट, अगर आपका पार्टिकल रेस्ट पर है, एंड ऑक्यूपाइड फिक्स पोजीशन, और अपनी फिक्स पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, देन अ गैस वुड हैव अ फिक्स शेप। तो आपकी जो गैस होगी वो अपना एक पर्टिकुलर फिक्स शेप भी ऑक्यूपाई कर सकती है। और गाइज ऐसा कुछ एब्जॉर्ब हुआ ही नहीं था। ठीक है, ऐसा कुछ एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाया था। अब एक चीज़ और सुनो, अगर आपका कोई गैसियस पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, तो जब वो अपनी सॉलिड स्टेट में है ही नहीं, अपनी फिक्स शेप में है ही नहीं, तो क्या होगा, जो आपके गैसियस पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, है ना, फ्री स्पेस में अपना मूवमेंट पॉसिबल कर सकते हैं, यानी उनकी सभी डायरेक्शन पॉसिबल है, बट विद इन स्ट्रेट लाइन। ठीक, नेक्स्ट, ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन, अपने रैंडम मोशन के दौरान दे कोलाइड विद ईच अदर, ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, किसके साथ में, कंटेनर की वॉल के साथ में कोलाइड करते हैं। क्लियर, प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय अ गैस एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन। जो आपका प्रेशर है किसी गैस पर एक्सर्ट होता है, कब, जब आपका कोलिजन होता है। ठीक है, जब आपके पार्टिकल्स का कोलिजन होता है विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, किसके साथ में, किसी कंटेनर की वॉल के साथ में। जो आपके गैस का कोलिजन है वो क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है, यानी इधर को टकराएगा फिर उधर को टकराएगा, कहीं पर भी टकराएगा फ्रीली, बट उसका जो मोशन रहेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा। मतलब आपके जो गैसियस मोशन है वो सदैव स्ट्रेट लाइन रहेगा बट जिगजैग रहेगा। नेक्स्ट है, दिस मीन दैट टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन्स सेम। जो आपका एनर्जी है मॉलिक्यूल का वो क्या होगा, कोलिजन से पहले और बाद में हमेशा बराबर रहेगा। क्यों, क्योंकि आपकी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा। देयर मे बी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, देखा, देयर मे बी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द कोलाइड मॉलिक्यूल। जब आपके मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। देयर इंडिविजुअल एनर्जी मे चेंज, उनकी इंडिविजुअल एनर्जी चेंज होगी जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बट सम ऑफ देयर एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। आपके कोई भी जो एनर्जी है वो बर्बाद नहीं होगी, दोनों में उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर हम उनका सम निकालेंगे तो एज यूजुअल पहले के बराबर ही रहेगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ देयर वर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस होता है, द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल विल स्टॉप एंड गैस विल सेटल डाउन। अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा तो आपके मॉलिक्यूल सेटल डाउन हो जाएंगे, मतलब आपका जो गैस है वो स्टॉप हो जाएगा, उसके मॉलिक्यूल्स स्टॉप हो जाएंगे, एक तली पर बैठने लगेंगे। क्लियर, स्टेबिलिटी की तरफ जाने लगेंगे। क्लियर,
एट एनी पर्टिकुलर टाइम डिफरेंट पार्टिकल इन अ गैस हैव डिफरेंट स्पीड। अपने पर्टिकुलर एक किसी पर्टिकुलर टाइम पर या फिर कोई भी अगर डिफरेंट पार्टिकल है तो उसमें गैस की स्पीड डिफरेंट होती है एंड हैज़ डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, और साथ में काइनेटिक एनर्जीज भी डिफरेंट होती है। ठीक है, दिस एजम्पशन इज रीजनेबल, और ये आपका जो एजम्पशन है वो रीजनेबल है बिकॉज एज द पार्टिकल कोलाइड, जैसे जैसे आपके पार्टिकल कोलाइड करते हैं आपकी स्पीड का भी चेंज होता जाता है, क्योंकि एनर्जी का चेंज हो रहा है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो यस आपकी स्पीड में भी चेंज आएगा। बट अगर हम बात करें सम की तो वो हमेशा इक्वल रहेगा। इवन इफ इनिशियल स्पीड ऑफ ऑल पार्टिकल आर सेम, जबकि आपके जो इनिशियल स्पीड हो वो सेम हो सकती है, मॉलिक्यूलर कोलिजन विल डिस्टर्ब दिस यूनिफॉर्मिटी। अगर आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, आपकी स्पीड सेम रहेगी, बट जैसे ही आपके एक पर्टिकुलर टाइम पर कोलिजन होगा तो ये जो यूनिफॉर्मिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी स्पीड है उनमें चेंज आ जाएगा, है ना, एनर्जी में चेंज आ जाएगा, बट कॉन्स्टेंटली कोई चेंज नहीं रहेगा, यानी एवरेज की बात करें तो कोई चेंज नहीं रहेगा। ये आपका क्या शो करता है, ये शो करता है कि इंडिविजुअल स्पीड आर चेंजेस। आपके पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की स्पीड तो चेंज हो रही है बट ऑल ओवर आपका चेंज नहीं आ रहा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो रहा है, स्पीड भी चेंज हो रही है, बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये सभी कुछ आपका कांस्टेंट रहेगा, यानी अगर आप इसका एवरेज निकालोगे तो वो हमेशा यूनिटी आएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ अ मॉलिक्यूल हैज वेरिएबल स्पीड, अगर आपका मॉलिक्यूल एक वेरिएबल स्पीड रखता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी वेरिएबल होगी। ठीक है, इन काइनेटिक एनर्जी हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है किसी गैस मॉलिक्यूल की वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, यानी आपका के किसके प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के। ठीक है, और ये कब देखा गया, जब हमने गैस को हीट किया एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर, एक कांस्टेंट प्रेशर, तो आपका एक कांस्टेंट प्रेशर इंक्रीज हुआ। ठीक है, ऑन हीटिंग द गैस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीज। तो जो आपका जब आप किसी गैस को हीट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की वो भी इंक्रीज हो रही है। दीज स्ट्राइक द वॉल ऑफ कंटेनर, और ये जो आपकी स्ट्राइक करती है कंटेनर की वॉल पर, दस एक्सर्टिंग मोर प्रेशर, और ये आपके वॉल पर ज़्यादा प्रेशर लगाती है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस अलाउ अस टू ड्राइव थ्योरेटिकली ऑल आर द गैस लॉ। जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है गैस की वो थ्योरेटिकली ड्राइव कर सकते हैं, जो कि आपका एक गैस लॉ है। ऑल द गैस लॉ कैलकुलेशन प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। जो भी हमारा गैसेस का कैलकुलेशन है या फिर प्रोडक्शन है वो हम किसके बेस पर करते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के गैसेस के बेसिस पर करते हैं। एग्री विद द वॉल विद द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन दस एस्टेब्लिश्ड करेक्टनेस ऑफ द मॉडल। मतलब जो हमारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बेसिस पर हमने गैसेस के बिहेव को लर्न किया, वही आपके गैसेस के मोशन का, स्पीड का, एवरेज का एक करेक्ट मॉडल है। तो गाइज ये था हमारा पूरा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी पढ़ी या फिर मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ा, साथ में डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर को समझा, काइनेटिक थ्योरी एक्चुअल है क्या और काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली क्या है उसको समझा। तो बच्चे ये था हमारा पूरा टॉपिक। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।